भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। सजीव प्रसारण का आनंद आप हमारी वेबसाइट nhk.jp/हिंदी पर जाकर भी ले सकते हैं। सुनते रहिए NHK वर्ल्ड जापान। पाँच मई की सभा में देश विदेश के समाचार लेकर गुरजिंदर सग्गू के साथ मैं हूं चिन्मय दीक्षित। नात्सी जर्मनी पर पूर्व सोवियत संघ की विजय को इंगित करते 9 मई को मनाए जाने वाले विजय दिवस से पहले रूस की सेना ने पूर्वी यूक्रेन में अपना आक्रमण तेज कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बुधवार को जोर देकर कहा कि उनका देश पूर्वी प्रांत लुहांस्क और दोनेत्स्क पर अपने नियंत्रण का विस्तार कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि रूस पहले ही पूर्वी शहर मारियुपोल पर नियंत्रण कर वहां शांतिपूर्ण जनजीवन की स्थापना कर चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कथित तौर पर 9 मई के विजय दिवस की वर्षगांठ से पहले रूस की उपलब्धियों के प्रदर्शन के इच्छुक हैं, लेकिन अमेरिका के एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने बुधवार को बताया कि यूक्रेन से मिल रहे कड़े प्रतिरोध ने रूस का सैन्य अभियान काफी हद तक रोक दिया है। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो और इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने यूक्रेन सरकार और यूक्रेनी लोगों के समर्थन के लिए हर संभव प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की। किशिदा दक्षिण पूर्वी एशिया और यूरोप की यात्रा पर हैं। उन्होंने बुधवार को रोम में इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी से पहली बार मुलाकात की। किशिदा ने द्रागी को बताया कि उन्होंने इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड के नेताओं से यूक्रेन की स्थिति से निपटने में उनके समर्थन और सहयोग का आग्रह किया है। दोनों प्रधानमंत्रियों में इस उद्देश्य के लिए एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर लगातार काम करने के महत्व पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने माना कि शांति और व्यवस्था की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। वे रूस पर अभूतपूर्व गंभीर प्रतिबंधों को लागू करने और यूक्रेन की सहायता बढ़ाने पर सहमत हुए। किशिदा और द्रागी इस बात पर भी सहमत हुए कि G7 देशों सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के लिए रूसी आक्रमण का दृढ़ता से जवाब देना आवश्यक है। उन्होंने माना कि यूक्रेन सरकार और वहां के लोगों का समर्थन करना जापान और इटली दोनों देशों का कर्तव्य है। दोनों नेता हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त एवं खुली व्यवस्था की संकल्पना को साकार करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए और उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपणों पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। जापान और अमेरिका के रक्षा प्रमुखों ने उत्तर कोरिया के बार बार मिसाइल प्रक्षेपणों और चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों से निपटने में निकट सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। जापान के रक्षा मंत्री किशी नोबुओ और उनके अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन ने बुधवार को वॉशिंगटन से बाहर पेंटागन में मुलाकात की। उन्होंने इसकी फिर से पुष्टि की कि अमेरिका और जापान दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर उत्तर कोरिया के विषय पर निकट समन्वयन जारी रखेंगे, क्योंकि प्योंगयांग का बार बार मिसाइलें प्रक्षेपित करना गंभीर खतरा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का उल्लेख करते हुए किशी ने कहा कि यथास्थिति में बलपूर्वक एक पक्षीय बदलाव के प्रयास हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदमों का प्रतिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। किशी और ऑस्टिन चीन के संबंध में सहयोग मजबूत करने पर सहमत हुए। उन्होंने ताइवान जलडमरू मध्य में शांति और स्थिरता के महत्व को भी रेखांकित किया। दोनों नेताओं ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की कड़ी निंदा करते हुए यूक्रेन को यथासंभव सहायता देने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वर्ष की समाप्ति से पहले जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और अन्य रक्षा दस्तावेजों में संशोधन की मंशा बताते हुए किशी ने जापान की रक्षा क्षमता में मौलिक सुदृढ़ता लाने की जापान की तत्परता से अमेरिका को अवगत कराया।
संसद मुख्य सत्तारूढ़ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रस्तावों का अध्ययन और समीक्षा करेगी। इनमें जापान से जवाबी हमलों की क्षमता रखने और देश का रक्षा बजट बढ़ाने का आह्वान शामिल है। किशी और ऑस्टिन ने रणनीतियों पर निकट समन्वयन करने की सहमति व्यक्त की। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। खबर है कि दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यून सुक येल टोक्यो में अगले राजदूत के रूप में जापानी संबंधों के विशेषज्ञ को नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं। दक्षिण कोरियाई संवाद एजेंसी ने युन दोन मिन को इस पद का मजबूत उम्मीदवार बताया है। वहीं योनहाप समाचार एजेंसी ने भी बुधवार को उनकी संभावित नियुक्ति की खबर दी थी। युन कोरिया राष्ट्रीय राजनयिक अकादमी नामक विदेश नीति संबंधी विचार मंच के प्रमुख रह चुके हैं और उन्हें जापानी भाषा में दक्षता हासिल है। अमेरिका में शिक्षा अर्जित करने के बाद युन ने जापान के केइयो विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। युन ने मंगलवार को NHK को दिए साक्षात्कार में कहा था कि दक्षिण कोरिया और जापान को मुद्दों के समाधान के लिए घनिष्ठता से काम करना होगा। उनकी टिप्पणी इशारा करती है कि द्विपक्षीय संबंधों को उनके हाल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दक्षिण कोरिया का नया प्रशासन अगले मंगलवार को यून सुक येल के शपथ ग्रहण के बाद आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभालेगा। जापान के तटरक्षक बल ने पिछले महीने उत्तरी प्रीफेक्चर होक्काइडो के निकट समुद्र में डूबी एक पर्यटन नौका के भीतर ली गई तस्वीरें जारी की हैं। खाजू 1 नामक ये नौका 23 अप्रैल को शिरेतोको प्रायद्वीप के निकट समुद्र में डूब गई थी। नौका पर 26 लोग सवार थे, जिनमें से 14 लोगों की मौत हो गई है और 12 अब भी लापता हैं। तटरक्षक बल के अधिकारियों ने पुलिस के अंतर्जलीय कैमरे से ली गई 10 छवियां जारी की। गौरतलब है कि यह कैमरा मंगलवार को पहली बार सफलतापूर्वक नौका के भीतर पहुंचा था। एक तस्वीर में कैबिन का दरवाजा पूरी तरह से खुला दिखाई दे रहा है। अधिकारियों के अनुसार कैमरे को इसी दरवाजे से नौका में भेजा गया। उनका कहना है कि हालांकि उन्होंने अब तक पूरी नौका की तलाशी नहीं ली है, लेकिन प्राप्त तस्वीरों में नौका के भीतर कोई शव दिखाई नहीं दिया है। ये नौका लगभग 120 मीटर की गहराई में समुद्र तल पर पड़ी है। तेज धाराएं और अन्य समुद्री परिस्थितियां खोज प्रयासों में बाधा डाल रही हैं, लेकिन पुलिस और तटरक्षक बल समुद्र में तलाश जारी रखना चाहते हैं। जापान के गृह मंत्रालय के अनुसार 1 अप्रैल तक 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों की संख्या लगातार 41वें वर्ष घटकर 1,46,50,000 रह गई। ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 2.5 लाख कम है। जापान में बच्चों की संख्या में गिरावट सन 1982 में शुरू हुई थी। वर्तमान में देश में 12 से 14 वर्ष की आयु के 32,30,000, 9 से 11 वर्ष की आयु के 31,30,000 और 6 से 8 वर्ष की आयु के 30,10,000 बच्चे हैं। इसके अलावा 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या 27,80,000 और 2 या उससे कम उम्र के बच्चों की संख्या 25,10,000 है। ये आंकड़े जापान में बच्चों की कम उम्र और उनकी कम होती संख्या के पारस्परिक संबंध के रुख को दर्शाते हैं। जापान की कुल जनसंख्या में बच्चों का प्रतिशत लगातार 48वें वर्ष घटकर 11.7% रह गया है। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।